अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। उसमें हमने देखा था कि वो होती क्या है और उसमें हमने उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पढ़े थे, इन्वेस्टिगेशंस देखी थी हमने, और नॉन इस्कीमिक जो हमारे पास थी टाइप, उसको हमने देख लिया था। उसके कॉम्प्लिकेशन में हमने देखा था कि अगर हम नॉन इस्कीमिक टाइप को ट्रीट नहीं करते, उसका ट्रीटमेंट मैं आपको जो है वो उसके साथ ही बताऊँगी, इस्कीमिक के साथ, ठीक है। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते तो हमारे पास जो है वो इस्कीमिक में कन्वर्ट हो सकता है, या ऐसे हो सकता है कि जो मैक्यूला का रीजन है वहाँ पे हमारे पास सिस्ट्स की फॉर्म में एडिमा हो जाए, ठीक है। तो जो है इस्कीमिक जो वैसे तो ना वो खुद रिज़ॉल्व हो जाता है, उसका विजुअल प्रोग्नोसिस ये होता है कि 6 से 12 महीने के अंदर ना ये खुद ही हैमरेजेस रिज़ॉल्व हो जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते, मतलब कि अगर कॉम्प्लिकेशन होनी हो तो इस्कीमिक टाइप में वो कन्वर्ट हो सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो भी यही होते हैं कि हमारे पास क्योंकि हैमरेजेस होते हैं वहाँ पे हमारे पास, ठीक है, रेटिना के एरिया में, तो ऑब्वियसली विजन लॉस जो है वो सडन होगा, यूनिलेटरल होगा, ठीक है, स्वीयर होगा। तो इसमें ज़्यादा स्वीयर ऑनसेट होता है, मतलब यहाँ पे अगर विजुअल लॉस है तो वो ज़्यादा स्वीयर होता है। इसमें विजुअल एक्टिविटी जो है ना इतनी कम हो जाती है। देखिए विजुअल एक्टिविटी हम सबसे पहले ना स्नेलन चार्ट से चेक करवाते हैं, वो मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से होता है। स्नेलन चार्ट से हम विजुअल एक्टिविटी पर पेशेंट की चेक करते हैं, उसको नहीं नज़र आ रहा होता, फिर हम जो है उसके पास काउंटिंग फिंगर्स, मतलब उसको कहते हैं कि ये फिंगर्स तुम्हें काउंट करके बताओ नज़र आ रही हैं। अगर उसको फिंगर्स भी काउंट नहीं कर सकता ना, फिर उसके पास हम लाइट लेके आते हैं, तो उसे लाइट भी नहीं, मतलब वो लाइट भी नहीं देख सकता। मतलब इस तरह से ना हम बारी बारी देखते हैं कि किस किस स्टेज तक जो है ना उसकी विजुअल लॉस हुआ हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास विजुअल लॉस होता है ना वो काउंटिंग फिंगर्स तक होता है। मीन स्नेलन चार्ट से हमने जब देखा था ना नॉन इस्कीमिक टाइप में, तो वो स्नेलन चार्ट के अंदर उसका विजुअल एक्टिविटी लॉस हुई थी, लेकिन वो स्नेलन चार्ट से थोड़ा बहुत देख सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उसकी विजुअल एक्टिविटी जो होती है वो काउंटिंग फिंगर्स, मतलब वो फिंगर्स भी नहीं काउंट कर सकता, या उससे भी ज़्यादा हमारे पास वर्स हो सकती है, ठीक है। इसमें जो एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होगा, मीन्स जो कंस्ट्रक्शन नॉर्मली होनी होती है, मैंने पीछे आपको बताई थी क्या होती है, वो आप देख लें वहाँ से ही कि जो है कंस्ट्रक्शन जो नॉर्मली होती है लाइट आने की वजह से वो नहीं होगी, यहाँ पे ज़्यादा मार्क्ड होगी, ठीक है। इंट्राऑकुलर प्रेशर यहाँ पे रेज हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से होता है कि वो एडिमा की वजह से क्या होता है कि हमारे एंगल्स वगैरह ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फंडस एग्जामिनेशन जब हम करवाते हैं तो फिर हमें क्या नज़र आता है, सेम वही है हमारे पास कि रेटिनल वेन्स आपको जो है टॉर्चरस इंगॉल्ज मिलेंगी। रेटिना पे आपको डीप डॉट प्लॉट हेमरेजेस, फ्लेम शेप हेमरेजेस मिलेंगे सारे 4 क्वाड्रेंट्स में। डिस्क पे आपको एडिमा मिलेगी, हाइपरीमिया मिलेगी, और कॉटन वूल स्पॉट्स आपको मिल सकते हैं। सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे आपको जो है ना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा जो है वो, मतलब ये कि फंडस एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नज़र आता है। हेमरेजेस भी ज़्यादा होते हैं, एडिमा भी ज़्यादा होता है, और मतलब इसमें ना इस्कीमिया आ जाता है ना एक, कि इस्कीमिक चेंजेस भी आना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से ये वर्सन होता है, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस हम देख लेते हैं। देखें जो हमने कॉम्प्लिकेशंस देखी थी नॉन इस्कीमिक टाइप की, वो यही थी कि वहाँ पे हमारे पास सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा बन सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो इस्कीमिक टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। अब हमने देखना है कि इस्कीमिक जो कर्व होता है उसमें क्या होता है, ठीक है। उसकी कॉम्प्लिकेशंस में ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे ब्लड वगैरह आया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले नॉन इस्कीमिक टाइप होती है वो हमारे पास इस्कीमिक में कन्वर्ट होती है, मतलब इस्कीमिया शुरू हो जाता है। जब इस्कीमिया शुरू होता है तो हमेशा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। न्यू वेस्कुलराइजेशन जब स्टार्ट होती है तो नई वेजल्स जब बनती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो हमारी ना वहाँ पे वेजेफ मतलब रिलीज़ होता है ना, तो उसकी वजह से न्यू वेजल्स बनती हैं। तो वो यहाँ पे न्यू वेजल जब बनती हैं तो वो यहाँ पे क्या करेंगी कि एक तो हमारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो हैं यहाँ पे इस रीजन में बनना शुरू हो जाएंगी, आइरिस के रीजन में बनना शुरू हो जाएंगी, तो एक तो ग्लोकोमा करवा देंगी ना, एंगल ब्लॉक करवा के, तो ग्लोकोमा हो जाता है। और ऊपर से जो आइरिस होता है उसके ऊपर भी न्यू ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ये आइरिस का रीजन है, ठीक है। यहाँ पे भी न्यू ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं रोबियोसिस आइरिडिस, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आइरिस आपको जो है वो रेड कलर का नज़र आता है जब ये न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा हो जाता है। तो इसको आप कहते हो कि ये जो ग्लोकोमा होता है ना, ये आपको 3 महीनों के अंदर अंदर होता है, मीन्स 90 डेज़ या 100 डेज़ ग्लोकोमा आप इसको कहते हो, ठीक है। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए कि 100 डेज़ ग्लोकोमा किस में होता है, कर्वो में होता है, ठीक है। और क्या हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा होता है कि इसमें क्या होता है कि हमारी जो नई वेसल्स बन रही होती हैं वो हमारी आइरिस को भी ब्लॉक कर देती हैं, और हमारे जो एंगल होता है उसको भी ब्लॉक कर देती है। तो 100 डेज़ ग्लोकोमा होता है ये, ठीक है, कि 90 जो है 90 डेज़ के अंदर अंदर 3 महीनों के अंदर अंदर जो है न्यू वेसल्स की वजह से ग्लोकोमा हो जाता है। अच्छा, वीट्रस हैमरेज हो सकता है यहाँ पे, ऑब्वियसली हमारे पास वीट्रस हैमरेज की तरफ ये जा सकता है। और क्या हो सकता है, मैक्यूलोपैथी हो सकती है, जब मैक्यूला को भी इन्वॉल्व करेगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें सिस्टॉइड मैक्यूलर एडिमा हो जाता है, कि मैक्यूला के ऊपर जो है वो सिस्ट्स बन जाती हैं एडिमा की वजह से,
ठीक है। सिस्ट तो आपको पता है ना, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होती हैं, वो आपको नज़र आ सकती हैं इसके ऊपर, और कंप्लीट ब्लाइंडनेस की तरफ पेशेंट जा सकता है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते। ऑब्वियसली जब वीट्रस हैमरेज होगा ना, तो वो तो वैसे ही मतलब उसकी वजह से तो वैसे ही कंप्लीट ब्लाइंडनेस जो है उसकी तरफ पेशेंट जा सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपकी क्यों है, इसलिए मैंने आपको पिक्चर से बता दिया है कि इसमें हमारे पास जो है मैक्युलोपैथी हो सकती है, मीन्स मैक्युलर इस्कीमिया हो सकता है। अगर मैक्युला के अंदर जो है वो सिस्टॉइड मैक्युलर एडीमा हो सकता है, रोबियोसिस आयराइडिस हो सकता है, न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा विच इज़ ऑल्सो नोन एज 100 डेज ग्लोकोमा, ठीक है, और लार्ज वीट्रस हैमरेज हो सकता है, और हमारे पास जो है वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस की तरफ पेशेंट जा सकता है। तो यही मैंने आपको बताया ना, ये कॉम्प्लिकेशन सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपने इस तरह से जो है ना इसको लिख लेना है। फिर हम करते हैं इसकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट आपकी ना यहाँ पे इन्होंने इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई ना, तो यहाँ पे आपको जस्ट इन्होंने इस तरह बताया भाई ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपने ट्रीटमेंट इसकी कंबाइंड लिखनी होती है। कंबाइंड आपने ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है, सबसे पहले आप लिखोगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करो, अच्छा देखें, सबसे पहले तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ना आप सबसे पहले पेशेंट को काउंसिल करोगे ना, काउंसिल करोगे अगर, तो उसको जो है हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, या उसकी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो छुड़वा दोगे अगर उसकी वजह से हो रहा है, तो वो सब कुछ छुड़वाने के बाद ना आपने मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ आना है, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट में आप उसको क्या दोगे, एंटी कोगुलेंट्स दोगे, ठीक है, एंटी कोगुलेंट्स, बिकॉज वहाँ पे ओक्लूजन हुई हुई है ना वेन की, और इस्कीमिया भी हुआ हुआ है, तो उसको आप क्या दोगे, आप उसको एंटी कोगुलेंट्स दोगे ताकि वो जो क्लॉटिंग हो रही है वो ना हो, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में आप ये दे दोगे, उसके बाद आप उसको स्टीरॉइड्स दोगे, ठीक है, वो जो एडिमा वगैरह हुआ है उसके लिए। फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जो है ना सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ आओगे, ठीक है। यहाँ पे एंटी प्लेटलेट थेरेपी भी लिखी हुई है, मतलब वही हो गया, एंटी कोगुलेंट्स आप दे दोगे, एस्पाइरिन या उसके ऑल्टरनेटिव एजेंट्स, ताकि वो जो रेटिनल वेन ओक्लूजन है उसको आप ट्रीट कर सको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है तो न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इसमें केस में देखा न्यू वेस्कुलर ग्लूकोमा हो रहा है, तो उसके लिए आप एंटी वेजेप्स दे सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है इंट्रावीट्रियल ट्राइमेसिलोन, एंड ये हमारे पास इंजेक्शन होता है, ये अगर आप दे दो तो इससे जो है विजन इंप्रूव हो जाती है। तो यही है ना मेडिकल ट्रीटमेंट में, कि आप उसकी एंटीकोगुलेंट्स दे दो, आप उसको जो है वो एंटी प्लेटलेट थेरेपी दे दो, आप उसको स्टेरॉइड्स दे दो, ठीक है, जिसमें हमने ट्राइमेसिलोन, एसीटोनाइड दिया, इंट्रावीट्रल और एंटी वेजेफ वगैरह दे दिए। ये होगा आपका मेडिकल ट्रीटमेंट। अब आते हैं हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो इसका अच्छा वाला जो ट्रीटमेंट है ना, वो होता है, हम करते हैं उसके लिए रोबियोसिस आयराइडिस के लिए, जिसमें हम ये देखते हैं ना पेशेंट को अगर इस्कीमिया हुआ हुआ था सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन का, और उसकी वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशन होगी रोबियोसिस आयराइटिस का, तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे। तो उसमें ना बहुत अच्छा इन्होंने मतलब बताया हुआ है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, न्यू वेस्कुलराइजेशन हुई हुई है, ठीक है, तो उनको जो है ना आप वो लेज़र डाल के ना, लेज़र से आप उसको कोगुलेट कर देते हो, ताकि वो वहाँ पे उसी जगह पे वो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए, और जो है वो वहाँ पे कोगुलेशन हो जाए ना, रुक जाए वो सब कुछ जो न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है। तो ये आप करते हो, या इसके अलावा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि क्रायोथेरेपी करते हो। तो देखें, पैन रेटिनल फोटो कोगुलेशन मतलब पूरी रेटिना पे आपने फोटो कोगुलेशन की, आप लेज़र से करते हो, और जो क्रायोथेरेपी होती है ना, इसमें आप क्या करते हो कि जो है ना फ्रीज़ कर देते हो उस एरिया को, ठीक है, व्हेन रेटिनल व्यू इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू हेजी मीडिया। बस ये आपने याद रखना है कि ये आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हमारे पास जो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है। अच्छा, अब ना सेंट्रल मैं ब्रांच वाली तो आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन एक आपको कंसेप्ट जस्ट दूंगी इसके लिए, कि हमारे पास जो है ना बस आपने ये बात याद रखनी है। देखो, अगर हमारे पास सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन होती है ना, मतलब वेन ओक्लूजन जो है वो सेंट्रल रेटिनल वेन में यहाँ पे हुई है, तो ऑब्वियसली जो है सारे क्वाड्रेंट्स में आपको जो है ना हेमरेजेस वगैरह मिलेंगे सारे क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। लेकिन अगर आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन हुई है, ठीक है, ब्रांच ब्रांच में कोई ओक्लूजन हुई है, तो फिर आपको जो है वो सारे में तो नहीं मिलेगा ना, जिस एरिया में हमारे पास हुआ होगा, ठीक है, वहाँ पे ही होगा ना, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हुआ है तो उस एरिया में ही आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर हेमी सेंट्रल वेन है तो उसमें आपको वो मिलेगा, मतलब कि उस एरिया में मिलेगा। तो ये आपने पिक्चर्स याद रख कि जब आपके पास सारा का सारा इन्वॉल्व हुआ होगा, हेमरेज से बड़ा होगा रेटिना, तो दिस इज़ अ सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, ठीक है। फिर आपके पास अगर तो आपकी बुक में भी पिक्चर बनी हुई है कि अगर आपकी जो है वो सिर्फ एक क्वाड्रेंट पे होती है, या आपके 4 क्वाड्रेंट्स है ना, अगर तो चारों क्वाड्रेंट में होगी तो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन होगी। अगर आपकी जस्ट जो है वो एक क्वाड्रेंट में, मतलब इस क्वाड्रेंट में फॉर एग्जांपल हुई हुई है जस्ट हेमरेजेस, ठीक है, तो दिस इज़ द ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो है वो लोअर हाफ ऑफ रेटिना में हुई हुई है, सो इसमें आप देखोगे कि ऊपर वाला बिल्कुल ठीक होगा, यहाँ पे हेमरेजेस वगैरह हुए होंगे नीचे लोअर हाफ में, तो दिस इज़ द हेमी रेटिनल वेन ओक्लूजन। तो ये आपने डिफरेंसेस याद रखने हैं जस्ट इनके, ठीक है, बाकी आप रीड कर लेना। अब हम बाकी आगे से करते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, ठीक है। अब सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन जो है उसमें मैंने आपको बताया कि जब उसकी ओक्लूजन होगी ना, तो आगे सारा कुछ पेल हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा आगे ना रेटिना को,
तो अब हेमरेज वगैरह आपको इतने नहीं मिलेगी जितने आपको पेल मिलेगा, पेल एरिया मिलेगा सारा, इसी से आप डिफ्रेंशिएट करते हो। अब इसकी भी ना रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन की 2 टाइप्स होती हैं। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी हो सकती है, मतलब जो सेंट्रल ये निकल या ये वाली आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, या आगे जाके जो ब्रांचेस दे रही है, ठीक है, ये ब्रांचेस दे रही है, ये ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन की। तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन जो होती है, ये आपकी क्यों इंक्लूड हो सकती है आर्टरी, उसी तरह हो सकती है ना, थ्रोम्बस बन गया या एम्बोलिज्म हो गई है। थ्रोम्बस हमारे पास उसी तरह होगी कि मोस्ट कॉमन कॉज आपका एमसीक्यू भी होता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन क्या होती है कि जो है ना थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए वहाँ पे, ठीक है। तो एथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाए, और वो एथ्रोस्क्लेरोसिस हमने पहले भी पढ़ा था कि वो हमारे पास कॉमन होता है जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें, ठीक है। एम्बोलिज्म हो सकता है, फॉर एग्जांपल पीछे हमने सारा वो कनेक्शन देखा था ना हार्ट के थ्रू रेटिना का, तो अगर वहाँ पे जो है वो क्या हो जाए कि एओर्टिक आर्च में फॉर एग्जांपल हो जाए, या जहाँ से वो कैरोटिड आर्टरी है वहाँ पे एम्बोलिज्म हो जाए, वहाँ से कोई एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेग जो है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एओर्टिक आर्च में हमारे पास कोई थ्रोम्बस बना हुआ था यहाँ पे, या कैरोटिड आर्टरी में कोई थ्रोम्बस बना हुआ था, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ये हमारे पास अगर डिसलॉज करके हमारी यहाँ पे आ जाए थ्रोम्बस, जो है एम्बोलिज्म यहाँ पे हो जाए आके सेंट्रल रेटिनल आर्टरी को, फिर वो ब्लॉक कर सकता है ना। तो ये हमारे पास इसके कॉजेज होते हैं, या तो थ्रोम्बोसिस हो सकती है, एम्बोलिज्म हो सकती है। अब जो एम्बुलाई होते हैं उनकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल के हो सकते हैं या प्लेटलेट फिब्रिन हो सकते हैं, ये जस्ट आपने रीड कर लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स की तरफ चलते हैं। और अब क्लिनिकल फीचर्स जो है इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो हम करेक्टरिस्टिक चीज़ देखते हैं एमसीक्यू में आता होता है एमेरोसिस फ्यूगस, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, बस वही होता है कि एक साइड की जो है ना मोनो ऑक्यूलर लॉस ऑफ विजन हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, पेनलेस होती है, ट्रांजिएंट होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, ठीक है। ट्रांजिएंट मतलब कि जो है ना टेम्परेरी, इस तरह से मतलब एकदम से हो जाएगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं। तो विजुअल लॉस जो है वो सडन होगा और पेनलेस होगा और मोनोकुलर होगा, सेम एज हमारे पास जो है ना वेन है। लेकिन होता क्या है कि इसमें ना इसका नाम हम पर्टिकुलर दे देते हैं एमरोसिस फ्यूगस। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या नाम आ गया है, बस ये वही चीज़ है कि एक आँख की नज़र चले गई है एकदम से, तो उसको हम कहते हैं एमरोसिस फ्यूगस। यहाँ पे हमने साइंस देखे, साइंस हमारे पास क्या होंगे, पेशेंट आपके पास जो है वो आएगा और कहेगा कि मुझे जो है ना एकदम से नज़र जो है वो बंद हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो आप उसको जो है वो क्या कहोगे, आप साइंस उसके नोट करोगे ना, तो आप इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाओगे, आप स्नेलन चार्ट से जब उसकी देखोगे, मैंने आपको दिखाया था स्नेलन चार्ट, उससे आप उसकी विजुअल एक्टिविटी चेक करोगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब सेंट्रल जो रेटिनल आर्ट वेन ऑक्लूजन थी वहाँ पे जो है ना विजुअल एक्टिविटी जो है काउंटिंग फिंगर्स तक हो रही थी, ठीक है, काउंटिंग फिंगर्स तक, या उससे वर्ड्स हो सकती है लेकिन मोस्टली काउंटिंग फिंगर्स तक होती है। लेकिन यहाँ पे जो विजन लॉस होती है ना वो हमारे पास इतनी ज़्यादा हो जाती है कि परसेप्शन ऑफ लाइट तक हो जाती है, ठीक है। पेशेंट जो है वो लाइट को भी नहीं परसीव कर सकता, ठीक है। इसके अलावा एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट यहाँ पे भी होगा, जिसको हम मेमोरोटिक प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। वो जो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स मैंने आपको दिखाई थी कि लाइट लेके आते हैं तो प्यूपिल कंस्ट्रक्ट करता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर हम फंडस एग्जामिन करेंगे, तो फंडस एग्जामिनेशन हम ऑफ्थेल्मोस्कोप से करते हैं ना, तो हमें फंडस कैसे मिलेगा, ये देखें। अब आपने बहुत क्लियर एंड कट डिफरेंस है, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में पूरा का पूरा हमारे पास रेटिना का जो एरिया था वो ब्लड से भरा हुआ था, हेमरेजेस हुए हुए थे सारे 4 क्वाड्रेंट्स में जो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें आपको पेल रेटिना मिल रहा है, क्यों, क्योंकि आर्टरी सप्लाई ही नहीं आ रही ना, तो आगे से सारा एरिया पेल हो जाएगा, मैंने शुरू में भी आपको बताया था। तो ये पेल रेटिना मिलेगा, और यहाँ पे बस सेंटर में आपको चेरी रेड स्पॉट, इसको कहते हैं, सेंटर में जस्ट आपको ये वाला एरिया मिलेगा जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, ठीक है। ये एक्चुअली सेंट्रल रेटिनल रेड स्पॉट इसलिए आता है कि इसके पीछे ना हमारे पास कोरॉइड होती है ना, रेटिना के बाहर कोरॉइड होती है ना, उसके बाहर स्क्लेरा होती है। तो कोरॉइड में ना जो वैस्कुलर वेजल्स होती है ना उनकी थोड़ी सी ना ऐसे शेडो आ रहा होता है, शाइनिंग हो रही होती है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ना रेटिना बहुत ज़्यादा थिन होता है यहाँ पे ना, ये फोविया का जो रीजन होता है ना, फोविया का रीजन है ना, ये आपका जो है वो ऑप्टिक नर्व का रीजन है, तो ये आपका फोविया का रीजन है। तो यहाँ पे आपको जो है ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना थिन होती है रेटिना, तो इस वजह से ना यहाँ से आपके पीछे जो कोराइड होती है ना वो नज़र आ रही होती है, तो उसकी वेजल्स यहाँ पे थोड़ी सी शेडो दे रही होती हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि बाकी सारे एरिया में जो है ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, वो पेल हो गई है। और यहाँ पे एक एरिया है चेरी रेड स्पॉट इसको हम कहते हैं, जहाँ पे जो है ना ब्लड सप्लाई मतलब पीछे की तरफ से शेडो आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना ये आपके पास ये वाली बहुत अच्छी पिक्चर है, ये देखें, चेरी रेड स्पॉट, इन्होंने चेरी बना के दिखाई हुई है कि दिस इज़ ए चेरी रेड स्पॉट, ताकि आप याद रखें कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में चेरी रेड स्पॉट होता है, ठीक है। तो इसमें क्लिनिकली हमने क्या देखा कि सडन पेनलेस कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होती है, तो इसको हम कहते हैं एमेरोसिस फ्यूगस, ठीक है। और पेल रेटिना होता है, चेरी रेड स्पॉट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अच्छा, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में हमने क्या देखा था कि पूरा का पूरा रेटिना जो है वो ब्लड एंड थंडर हुआ था, ब्लड से भरा हुआ था। और ये हमारे पास इसके अलावा होता है इसकी साइंस में कैटल ट्रकिंग ऑफ द वेजल्स, कि जो आपकी होती है ना रेटिनल वेन्स, उसमें ना हमारे पास स्लजिंग हो जाती है, सेगमेंटेशन हो जाती है कॉलम की। देखें, ये आर्टरी थी और ये हमारे पास जो है कैपिलरीज थी यहाँ पे, ठीक है।
और ये आपकी आगे से वेन थी, ऐसे ही था ना। अब आर्टरी में ब्लड नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा, इधर हमारे पास ब्लॉक हो गई आर्टरी, तो आगे भी ब्लड नहीं जाएगा ना। तो जो हमारे पास ब्लड होगा ना वेन के अंदर, वो वहाँ पे ऐसे रुक जाएगा ना। जब वो रुक जाएगा ना, तो रुकने की वजह से ना वो सेगमेंटेशन की वजह से सेगमेंटेशन कॉलम देगा, ऐसे लग रहा होगा जैसे कैटल ट्रैकिंग हुई हुई है, ठीक है। ये आपने जो है फोरेंसिक में भी पढ़ा होगा, कैटल ट्रैकिंग, ठीक है। ये हमारे पास अपीयरेंस होती है कि ऐसे सेगमेंट्स की फॉर्म में जो है ना, ऐसे आपके कॉलम होता है रेटिनल वेन्स में, स्लगिश ब्लड फ्लो की वजह से, क्योंकि ब्लड ही नहीं आ रहा, पीछे से आर्टरी ब्लॉक हुई हुई है, तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। तकरीबन ना 3 महीने लगते हैं, आपने याद रखना है कि आहिस्ता आहिस्ता पहले तो आपको चेरी रेड स्पॉट, ये पेल रेटिना वगैरह नज़र आ रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, एडिमा जो हुआ होता है वो सारा वहाँ से गायब हो जाता है। एट्रोफी में क्या होता है कि आर्टरीज जो है ना वो थ्रेड लाइक हो जाती हैं, और ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। थ्रेड लाइक जैसे वो धागा होता है ना, वैसी आर्टरीज हो जाती हैं। तो ये देखें, आपके पास कैटल ट्रैकिंग हो गई, चेरी रेड स्पॉट हो गया, पेल वाइट रेटिना हो गया, इसमें से आपने याद रखना है, और एट्रोफिक चेंजेस आ जाती हैं। अब ये आपने याद रखना है कि जो वेन में हमने देखा था वो डायलेटेड टॉर्चियस थी, यहाँ पे आर्टरीज जो है वो थ्रेड लाइक हो जाती हैं एट ऑल। उसके बाद ओसीटी हम करवाते हैं। ओसीटी मैंने आपको दिखाया था कि उसमें हम जो है वो मैक्यूला का रीजन देखते हैं, तो उसमें हमें जो है ना ऑप्टिक नर्व के हेड में ना एम्बुलिक प्लेग नज़र आ सकता है, ठीक है। और एफएफए करवाते हैं, तो एफएफए जो होता है वो मैं भी आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। तो ये ओसीटी हमने करवाया था, तो यहाँ पे ना हमें एम्बोलिक प्लेग नज़र आ रहा होता है मैक्यूला के रीजन में। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास वैसे तो करवो की है ना, मतलब कि उन्होंने दिखाई हुई है एफएफए करवा के। नॉन इस्कीमिक में देखें बिल्कुल कोई भी इस्कीमिया नहीं था, तो इस वजह से सारा कुछ नज़र आ रहा था। इस्कीमिक टाइप में देखें सारी ब्लड वेसल्स में कोई फ्लोरेसेंस जो है ना वो डाई नहीं आ रहा, क्योंकि इस्कीमिया हुआ है। तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में भी यही होगा। आप ये समझ लें कि कुछ भी नहीं आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ही ब्लॉक है, तो वहाँ पर डाई आगे पास ही नहीं कर पाएगा, और हमें कुछ भी नहीं नज़र आएगा, ऐसे बिल्कुल हाल ही होगा वो ना। तो फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी जो है उसमें आपको जो है नज़र आएगी कि फ्लोरेसेंस जो है वो नहीं होगी, क्योंकि रेटिनल एडिमा भी हुआ होगा। उसके बाद आप ये करते हो इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी, ठीक है। इससे आप मतलब इससे आप बस इसका नाम आपने याद रखना है। इसमें एक जो बी वेव आती है ना, वो आपकी डिमिनिश हुई होती है ग्राव में, ठीक है, सी एयर में डिमिनिश हुई होती है। सो ये आपके साइंस वगैरह बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।